जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिब्बल सिंघवी की जोड़ी धराशायी हो गई। इनके सारे पैंतरे फेल हो गए और इन्हें खाली हाथ सुप्रीम कोर्ट से वापस लौटना पड़ा। आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। बड़े कई दिनों से इस सुनवाई पर सबकी नजर थी, इसका इंतजार था कि इसमें क्या होगा, स्टे लगेगा, कोई आदेश आएगा या लगातार कई दिनों तक अब आगे सुनवाई की जाएगी। लेकिन इनमें से कुछ नहीं हुआ। ना कोई आदेश आया, ना कोई अंतरिम आदेश आया, ना ही कोई स्टे लगाया गया है, बल्कि सीजेआई संजीव खन्ना ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। अब सीजेआई संजीव खन्ना वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे और इसकी अगली तारीख उन्होंने 15 मई को दे दी है कि 15 मई को इसकी सुनवाई होगी, क्योंकि 13 मई को वो रिटायर हो रहे हैं। 14 मई को नए सीजेआई जो बनेंगे जस्टिस बीआर गवई वो शपथ लेंगे और 15 मई की तारीख इन्होंने इसके लिए निर्धारित कर दी है। जबकि आज पूरी कोशिश थी अभिषेक मनु सिंघवी की, कपिल सिब्बल की और ये मौलाना गैंग की, जो कि इतने दिनों से दिल्ली में जम के बैठा हुआ है। 2 दिन लगातार इन्होंने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो सम्मेलन किया, इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, इस तरह के कई मुस्लिम संगठन आकर जमे हुए थे और पूरी तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट को कि मुद्दा जिंदा है और हमें इस पर स्टे चाहिए, इसको रोक दीजिए। लेकिन सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया था, उसके बाद से इस पर स्टे लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। सीजेआई संजीव खन्ना क्या करने वाले हैं इस पर नजर थी और उन्होंने किसी भी विवाद से बचते हुए उन्होंने अपने आप को खुद इस मामले से अलग कर लिया और इन लोगों को ना स्टे मिला, ना आदेश मिला और वक्फ संशोधन बिल जैसा संसद से पास हुआ था वो अब उसी तरह से ये चलता रहेगा जब तक कि इसमें अंतिम फैसला नहीं आ जाता, या जो जस्टिस बीआर गवई हैं वो जब इसकी सुनवाई करेंगे वो उस पर कोई आदेश जारी नहीं कर देते। ये उनकी कोर्ट पर निर्भर करेगा, उनकी बेंच पर निर्भर करेगा। लेकिन सब कुछ बड़ा मुश्किल है क्योंकि सरकार ने बड़े हाथ बांध दिए हैं। देखिए, जब पिछली बार सुनवाई हुई थी और सीजेआई संजीव खन्ना ने पहली हियरिंग थी, उसमें ही उन्होंने कह दिया था कि मैं इस पर स्टे लगाने के लिए सोच रहा हूं। वैसे तो संविधान संसद से पास किसी कानून पर स्टे नहीं लग सकता, लेकिन ये असाधारण मामला है, अपवाद है। कैसे अपवाद है ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस पर स्टे लगाने की सोच रहा हूं। हालांकि सरकार ने कहा कि आप स्टे मत लगाइए, अगली सुनवाई तक यानी कि 5 मई की सुनवाई तक हम इसके जो 2 प्रावधान हैं, जिसमें गैर मुसलमानों की नियुक्ति वक्फ काउंसिल में और दूसरा वक्फ बाय यूजर जो है, उस पर हम उस प्रावधान को अभी लागू नहीं करेंगे और वो वैसे ही रहेगा, इसलिए आप इस पर स्टे मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है राजी हुए और इसके बाद 5 मई की तारीख निर्धारित हो गई। लेकिन इसके बाद सरकार ने हलफनामा दायर किया और उसने बताया कि सुप्रीम कोर्ट क्या स्टे लगा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के दायरे क्या हैं और विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियां क्या हैं और शक्तियों का उल्लंघन कैसे हो सकता है। बड़ा ही सरकार ने स्पष्ट और सख्त जवाब हलफनामे में दिया था। देखिए, ऐसे ही नहीं, सीजेआई जो है वो इस बार उनका रुख बदला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का रुख वक्फ पर पलटा हुआ दिख रहा है। इस मामले में नहीं कि वो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में है, ये तो वो सुनवाई के बाद ही तय करेंगे। लेकिन इसके लिए कि इस पर कोई अंतरिम आदेश या स्टे लगना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर स्टे लग जाता, जो कि संविधान सम्मत नहीं होता, लेकिन अगर स्टे लग जाता तो फिर जब तक आदेश नहीं आता और इसकी सुनवाई होने में 7-8 महीने लगेंगे, तब तक जो है उन प्रावधानों को लागू नहीं कर सकते थे। और इन्हें सबसे ज्यादा समस्या क्या है, वक्फ बाय यूजर, जिसमें ये किसी भी संपत्ति को अगर वो किसी भी इस्लामिक उद्देश्य से इस्तेमाल हो रही है, वक्फ अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। और इसी के कारण ये अधिकार इन्हें 2013 के संशोधन में मिला है, तब से 116 गुना इनकी संपत्ति बढ़ गई है वक्फ की, जिसमें से खुद इनका कहना है, कपिल सिब्बल ने कहा है कि 8 लाख जो जमीन है उसमें से 4 लाख तो इसी तरह की है बिना दस्तावेजों वाली। कहां से दस्तावेज लाएंगे दिखाने के लिए, क्योंकि ये तो इसमें फिक्स कर दिया गया है कि अगर आप दस्तावेज नहीं दे सकता वक्फ बोर्ड तो वो जमीन उसकी नहीं मानी जाएगी। और ये विवाद चाहे प्राइवेट पार्टी के साथ हो चाहे सरकार के साथ, तो इसीलिए ये लोग इसका विरोध कर रहे थे कि हम ना तो दस्तावेज दिखाएंगे, हम ना तो कोई नियम का पालन करेंगे, बस जमीन हमें दे दो, ये इनका जो है उद्देश्य था। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए पूरी कोशिश हुई थी, पर इस बार रुख बदला हुआ था और ये ऐसे ही नहीं बदला है। इस रुख के बदलने की 2 वजह है।
एक पहली वजह जो खुद सीजीआई ने बताई, उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई जो है एक तो वो लंबी चलेगी, और क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है और वो पहले भी कह चुके हैं कि इसमें 7-8 महीना करीब इसकी सुनवाई चलेगी। तो उन्होंने कहा कि इतनी शुरुआती दौर में, इसकी दूसरी सुनवाई है, शुरुआती दौर में इस पर कोई आदेश देना, अंतरिम आदेश देना वो सही नहीं है। इसमें दोनों पक्षों को विस्तार से सुनना पड़ेगा, उस पर विस्तार से गौर करना पड़ेगा। अभी सरकार ने भी रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उन पर भी विस्तार से विचार करना होगा, और दूसरी तरफ से जो जवाब आया है उसको भी देखना होगा। तो इस पर एक लंबी सुनवाई की जरूरत है, इसलिए अभी कोई आदेश या अंतरिम आदेश देना सही नहीं होगा। और ये सुनवाई जो है वो दूसरी बेंच के सामने की जाएगी, अगर आप सब सहमत हो, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट होने वाली है सीजेआई खन्ना की, वो 13 तारीख को रिटायर होने वाले हैं। अब इस पर सबने सहमति जताई और फिर ये मामला 15 मई के लिए चला गया। और देखिए दूसरी वजह क्या है, जो कि साफ तौर पर नहीं कही जाएगी, लेकिन ये जो बदलाव हुआ है इसके पीछे सरकार द्वारा फाइल जो हलफनामा है, एफिडेविट है, सरकार ने इसमें जवाब दिया था, वक्फ बाय यूजर में भी जवाब दिया था कि किस तरह से इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बात बड़े विस्तार से बताई। और तीसरी बात उन्होंने स्टे को लेकर कही थी हलफनामे में। सरकार ने कहा था कि इस जो संसद से कानून पास हो चुका है उस पर स्टे नहीं लगाया जा सकता, अगर उस पर स्टे लगाया जाता है तो वो विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के संतुलन का उल्लंघन होगा, यानी कि न्यायपालिका विधायकों को ओवर पावर कर लेगी, उस पर जो है अपना वर्चस्व साबित करना होगा अगर आप स्टे लगाते हैं तो। और आप सिर्फ इसकी संवैधानिक समीक्षा कर सकते हैं कि ये कानून जो है वो सही संवैधानिक तरीके से पास हुआ है कि नहीं। आप एक एक प्रावधान पर ऐसे रोक नहीं लगा सकते हैं। और देखिए जिस दौरान ये हलफनामा आया था उस दौरान जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने सवाल उठाए न्यायपालिका पर कि उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए 3 महीने की सीमा बना दी कि वो 3 महीने में किसी भी जो बिल आएगा उसको पास करें, अगर नहीं पास करते हैं तो वो अपने आप पास माना जाएगा। जबकि जो प्रेसिडेंट हैं वो नियुक्ति करते हैं सीजेआई की। अभी जो जस्टिस बीआर गवई बने हैं उनकी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट ने की है, द्रौपदी मुर्मू ने की है। तो वो उन्हें कैसे आदेश दे सकते हैं, जो किसी की वो एक तरह से उनकी बॉस है, तो कोई अपने बॉस को तो आदेश नहीं दे सकता। वही निशिकांत दुबे ने तो और सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि भाई अगर न्यायपालिका कोई कानून बनाने हैं तो फिर संसद का क्या काम है, न्यायपालिका ही कर ले सब कुछ। और उन्होंने तो सीजेआई संजीव खन्ना को तो ये तक बोल दिया था कि जो देश में धार्मिक उन्माद हो रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, उसके लिए जो है ये संजीव खन्ना ही जिम्मेदार है। निशिकांत दुबे ने तो बहुत बड़ी बात बोल दी थी। और किरेन रिजिजू उन्होंने भी यही बोला, उन्होंने बोला कि हमें लगता है कि न्यायपालिका जो है वो विधायिका की शक्तियों का उल्लंघन, अतिक्रमण नहीं करेगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर वो ठीक नहीं होगा। उन्होंने भी जो है इशारों में ये बात बोल दी थी। अब जब इतना हो गया, जब हलफनामा दायर हो गया, और क्योंकि संसद न्यायपालिका के अंदर नहीं आती है, दोनों बराबर हैं, और कुछ कुछ मामलों में दोनों एक दूसरे की समीक्षा कर सकते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो संसद सर्वोपरि मानी जाती है, क्योंकि वो डायरेक्ट जनता द्वारा नियुक्त लोग, जनता द्वारा चुने गए लोग हैं, और जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। तो जनता सांसदों को चुनती है, और जो सीजेआई है, कोई जस्टिस है, वो नियुक्त होते हैं। तो ये एक तरह से संसद जो है वो कहीं ना कहीं सर्वोपरि है, लेकिन फिर भी न्यायपालिका और संसद के बीच में न्यायपालिका कभी भी ऊपर नहीं है, दोनों एक दूसरे के बराबर पूरक हो सकते हैं। इसीलिए सब याद दिलाया गया, और संजीव खन्ना सीजेआई ने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस बदले रुख के पीछे ये वजह है। और सरकार जो है इस पर कोई भी स्टे लगने से, कोई भी अंतरिम आदेश लगने से सरकार इसे रोकने में कामयाब हुई है। जिस तरह का रुख सरकार ने अपनाया है और जो अब नतीजा आया है, उसे हम साफ तौर पर पीएम मोदी की जीत कह सकते हैं, मोदी सरकार की इसे जीत कह सकते हैं, क्योंकि मकसद यही था। देखिए सुनवाई पर फैसला तो अभी होना ही नहीं है, ये तो लंबा चलेगा मामला, लेकिन मकसद यही था कि ये जो पहले ही सुनवाई से झुकाव दिख रहा है, पहली ही सुनवाई से सरकार को ऐसा लग रहा है कि सरकार को आईना ही दिखा देना है, ये सिंघवी सिब्बल गए हैं, ये और दिखा रहे हैं कि अब तुम कैसे कानून बनाओगे, हम भी देखते हैं, तुम सुप्रीम कोर्ट में, हम जो है सब बदलवा लेंगे, सिस्टम हमारा है। और ऊपर से यहाँ पर बोला ये भी जाता है कि हम जो है स्टे के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो सरकार को सीधे सीधे चुनौती थी कि अब तुम लागू करवा सकते हो तो लागू करवा लो, तो उस पर सरकार ने भी अपना स्टैंड साफ किया और इस चुनौती का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया।
और इस पर ना सिर्फ ये अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल को सबक सिखाया है, बल्कि न्यायपालिका को भी उसका दायरा याद दिलाया है। और ये बहुत वक्त से चल रहा था कि सरकार कोई भी यहाँ से आदेश जा रहा है, कोई भी कानून बन रहा है, फट से जाके सुप्रीम कोर्ट में ले गए, हर चीज पे जाकर स्टे लगवा लिया, हर चीज पर आदेश दिलवा लिया। तो अब जो है इस पर विराम लग गया है। तो इनके मंसूबे जो हैं वो सारे फेल हो गए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी, सिब्बल जो है, ये सब लॉबिंग करने वाले ये जो वकील है, इनके पैंतरे फेल हो गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में बदलते हुए रुख के साथ दिख रहा है। और इस पर अब देखिए आगे क्या होगा। अब 15 मई को उन्होंने कह दिया है कि भाई सुनवाई होगी, वो तो खुद तो हट गए इससे। लेकिन देखिए 14 तारीख को बी.आर. गवई जो है वो शपथ लेंगे। अब उनकी बेंच बनेगी। अब एकदम तुरंत तो बेंच इसके लिए बन नहीं जाएगी, और फिर वो इस मामले से बिल्कुल अनजान है, उनके पास इसके दस्तावेज भी नहीं है। अब वो जिस दिन शपथ लेते हैं उसके अगले दिन ही इतने बड़े मामले पर बेंच में बैठना तो थोड़ा सा असंभव सा लग रहा है, क्योंकि पहले वो भी तो स्टडी करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से हलफनामे आए हैं, सरकार की तरफ से भी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की तरफ से भी, जिसमें अभी सिंघवी और सिब्बल की भी भूमिका है। और जो ऑल इंडिया पर्सन लॉ बोर्ड है वो भी इस हलफनामे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया है। उसने सिर्फ आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं कि सरकार ने जो वक्फ की संपत्ति और इस सब पर जो बोला है, तो वो आंकड़े जो है गलत है, और इसमें जो ये आंकड़े जो है इससे अलग है, उसका यही कहना है। लेकिन सरकार के जो दूसरे इसमें जो मुद्दे उठाए हैं कि ये धार्मिक मामला नहीं है, ये सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसे धार्मिक मामला नहीं कह सकते हैं, ये एक जमीन से संबंधित मामला है, तो उस पर ये मौलाना बोर्ड कुछ नहीं कह पाया। इनका पक्ष भी बड़ा कमजोर इस बार दिख रहा है। और देखिए चाहे जो भी इसमें पक्ष विपक्ष के चाहे जो भी तर्क हो, लेकिन सीजेआई और जो भी नई बेंच बनेगी उसे पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा। अब इसमें थोड़ा समय लग सकता है, और इस ऐसे में ये बहुत संभव है कि 15 मई की तारीख आगे खिसक के कोई और तारीख मिल जाए। जरूरी नहीं है कि सुनवाई 15 मई को हो, ये तारीख और आगे जा सकती है। फिर कुछ एक सुनवाई होगी, फिर उसके बाद जो है गर्मियों की छुट्टियां आ जाएंगी। अब कोर्ट में तब तो वेकेशन बेंच लगती है, तब तो वैसे ही बेंच कम होती हैं और मामले ज्यादा होते हैं, तब तो वैसे ही जो है तारीख पर तारीख पड़ने वाली है और लंबी लंबी तारीख पड़ने वाली है। तो ये मामला अब जो है ये तारीखों में चला गया है, और इस पर जल्दी ही कुछ होना बड़ा मुश्किल है, सुनवाई ही जल्द होनी बड़ी मुश्किल है। और तब तक देखिए कानून चलता रहेगा, क्योंकि वो कानून बन चुका है, वो लागू हो गया है, तो उसके हिसाब से कार्रवाई चलती रहेगी, जैसे कि अभी शिमला की संजौली मस्जिद के मामले में हुआ है। जबकि मामला जो है अभी वक्फ बोर्ड का कोर्ट में है, लेकिन संजौली मस्जिद को वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये हमारी है। लेकिन जब शिमला नगर निगम कोर्ट में ये मामला चला और वक्फ बोर्ड को कहा गया कि भैया आप इसके दस्तावेज लाइए, अगर ये आपकी है, और इसका नक्शा भी लेकर आइए कि किसकी परमिशन से ये बनाई गई है। लेकिन वक्फ बोर्ड इससे जुड़े कोई कागज नहीं दिखा पाया, सिर्फ इतना कहा कि 1947 से पहले यहाँ पर कोई और मस्जिद थी, उसे तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। तब वहां पर दूसरे पक्ष के वकील ने कहा कि अगर आपने दोबारा भी बनाई है तो नक्शा पास कराया होगा, वो दिखाइए। तो नक्शा भी नहीं दिखाया। इस पर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि ये जमीन जो है ये सरकारी जमीन है, इस पर वक्फ बोर्ड का कोई हक नहीं है, और जो 2 मंजिला बची भी हुई है ये मस्जिद, वो भी उसे तोड़ा जाना चाहिए। पहले देखिए 4-4 मंजिला बना ली थी, लेकिन पहले वो तोड़ी गई, और जो नियम है उसके तहत उसको रखा गया, 2 मंजिल रखी गई, लेकिन अब वो भी पूरी तरह से अवैध पाई गई है और तोड़ दी गई है। तो यानी कि अब वक्फ बोर्ड के होश उड़ने शुरू हो गए हैं। अब जगह जगह कागज दिखाने पड़ेंगे जो इनके पास है नहीं, और इनके लिए अब मुश्किल होने वाला है ये लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करना, और जिन पे कब्जा करके बैठे उन्हें अपना बना पाना। और वक्फ बोर्ड जो है अब ये जो देश में सबसे ज्यादा जमीन रखता था, सरकारी जमीन को छोड़ दे तो उसके बाद इसके पास सबसे ज्यादा जमीन थी, अब ये खाली हाथ रहने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट में भी अब मामला टल ही गया है। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड और ये 18-20 मुस्लिम संगठन जो है, जो यहाँ पर ये लोग जमीन लैंड जिहाद चलाने में लगे हुए थे, अब इनके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।